हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आपके वाइवा से पहले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसमें मैंने आगे आपको जो है फॉरेन एड, कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में बता दिया था। उसके बाद उसका सिर्फ डाटा दिया हुआ है, वो आपको लर्न करना है कि लेटेस्ट करंट में क्या था। अब मैं उसके बाद आपको एडवांटेजेस कराने जा रही हूँ कि अगर फ़ॉरेन का पैसा हमारी इंडिया में आ जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कह रहा है पहले जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वहाँ पर कैपिटल की कमी थी और लैक ऑफ कैपिटल होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पाती थी, ना ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कोई था। लेकिन इस गैप को फिल किसने किया? फॉरेन कैपिटल ने। तो फॉरेन कैपिटल आने की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेविंग इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा मिला है। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है हमारी इंडियन इकॉनमी को डेवलप करने के लिए। इंडिया में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो ओल्ड और इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ग्रोथ नहीं करती है। फॉरेन कैपिटल और एड आने की वजह से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से ही और न्यू एक्सपीरियंस हमारी टेक्नोलॉजी में आने की वजह से ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, ये इंडिया में प्लेंटी जगह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल या टेक्निकल नो हाउ होने की वजह से इनको एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन फॉरेन कैपिटल होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी हुई है। कहते हैं यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उनमें एक डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर इंपोर्ट जो है ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की वजह से हुआ है, लेकिन फॉरेन करेंसी के आने की वजह से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कंडीशन में शो करता है। कैपिटल गुड्स कहता है कि हमारी जो नॉर्मल फॉरेन कैपिटल है वो इसलिए आ जाती है ताकि इंडस्ट्री को अपग्रेड किया जा सके, लेकिन इंडियन इकॉनमी की वजह से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो कैपिटल गुड्स का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अगर उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन है तो उनकी जो शॉर्टेज है शॉर्टेज को जो कंप्लीट है वो फॉरेन एक्सचेंज से ही हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल इसलिए है क्योंकि इतना इंडियन कैपिटल का इतना शाई नेचर होता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है बेसिक इंडस्ट्री न्यू वेंचर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो उनके पास कैपिटल है ना ही रिस्क अवेल करने की इतनी पावर है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज़ में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और रिस्क को हम अवेल कर सकते हैं। तो 7th पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, रोड्स, कैनल, पावर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब अनदर प्रॉब्लम है इंडियन इकॉनमी की, लेकिन फॉरेन कैपिटल की वजह से ये सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ओपन हुई है, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई है रोड्स रेलवे में, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली गई है इंडिया में। इन्फ्लेशन, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन की जितने भी प्राइस राइज हो रहे हैं उसको कम कर दिया गया है। फॉरेन कैपिटल हैज़ ऑल्सो मेड इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल पॉसिबल। इट इंक्रीज टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। विद द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस स्टेबल हो गए, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। तो फॉरेन कैपिटल ने चेक इन राइज किया है प्राइसेस को अपग्रेड होने से। हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। कहते हैं पहले हमारी इंडियन इकॉनमी थी इंपोर्ट ज़्यादा करती थी और एक्सपोर्ट कम करती थी, लेकिन जब एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा, फॉरेन कंपनी न्यू कंट्रीज़ में न्यू कंपनीज़ हमारी फॉरेन में आ जाएगी, इंडिया में आ जाएगी और इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होगी, तो उससे एक अपग्रेडेशन का सोर्स बन जाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं इतने अच्छे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी क्या क्या लिमिटेशंस रही है पैसा जब हमारी इंडिया में लग जाता है। हाइंड्रेंस इन अडॉप्टिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि इंडिया की जो इकॉनमी है, जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा थे एक्सपोर्ट कम थे, और उनको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे फॉरेन कंट्रीज़ या उनकी कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, और जिसकी वजह से फिस्कल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बढ़ावा नहीं मिला। इंक्रीज़ इन फॉरेन डिपेंडेंस। कहते हैं फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार डिपेंड हो रहे हैं फॉरेन कंट्री के ऊपर, क्योंकि हमें पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, टेक्निकल नो हाउ हमें वहीं से लेने पड़ेंगे, और जिस कंट्री से आप रिसीव कर रहे हो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको हर एक चीज़ के लिए उन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो आप एक तरह से उनके गुलाम बनकर रह जाओगे। 3rd पॉइंट आता है
मोर बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन कब बढ़ता है? जब आपके एक्सटर्नल डेप्ट हमेशा इंटरनल डेप्ट से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बोरोअर कंट्री जो है मैनेज फॉरेन एक्सचेंज टू डिस्चार्ज इट्स एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटी, बट मेनी अ टाइम बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट बिकम डिफ़िकल्टी टू रीपे द फॉरेन डेप्ट। क्योंकि जब हमारे एक्सटर्नल इंटरनल से ज़्यादा हो जाएंगे तो कंट्री की रीपे कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और वो इंटरेस्ट को भी पे नहीं कर पाएंगे। इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहते हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो पैसा हम इंटरनल डेप्ट से उठा रहे हैं, उसकी कंडीशंस भी बहुत एडवर्स हो चुकी हैं। इफ़ फॉरेन कैपिटल और लोन्स आर ईजिली अवेलेबल, हमें पता है कि फ़ॉरेन की कैपिटल लोन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम अपनी कंट्री में सेविंग करने के लिए किसी भी तरह का कोई एफर्ट्स करना ज़रूरी नहीं समझते। इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरनल सेविंग बहुत ही कम थी और इट वाज बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल। और इसका कारण क्या था सेविंग ना बढ़ने का? क्योंकि हमें पता है ईजिली हमें फ़ॉरेन से कैपिटल ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है पैसा जब हम ले लेते हैं तो। फॉरेन कैपिटल कैन नेवर बी परमानेंट पार्ट ऑफ एनी इकॉनमी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। कहता है जब हमें क्राइसिस का टाइम आता है तभी हमें वहाँ से पैसा लेना पड़ता है और ये बहुत स्केर्स रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी भी रहती है कि उस टाइम पर हमें वो पैसा अवेलेबल हो भी पाएगा या नहीं। हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स स्टैंड टू सफ़र बिकॉज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कैपिटल। They are unable to compete with foreign enterprises, their profit decline. It has an adverse effect on their development. Many a time they have to stop production. Imbalance development. Imbalance development तभी होता है जब आपके import export से ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो वो imbalance जो बैलेंस है वो क्रिएट करता है। Hindrance in the development of domestic technology. जो हमारी इंडियन इकॉनमी में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो ओल्ड और अनलिस्टेड थी, लेकिन टेक्निकल नो हाउ और फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात करें तो हमारी फ़ॉरेन का पैसा जब इंडियन में आता है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब हम यूज़ करते हैं तब उसका बेनिफिट्स होता है। मोर प्रोजेक्ट या टाइड एड। कहता है फॉरेन एड जो हम हेल्प करते हैं वो दो तरह की होती है, एक तो टाइड एड, एक अनटाइड। कहता है टाइड एड कैन बी यूज्ड। जो टाइड एड है, जो हेल्प है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है और पर्टिकुलर कंट्री से गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए। It not only restrict the freedom of the country but it has also to buy goods at high prices. इसे हमें क्या करना पड़ता है? हाई प्राइजेस पर जो है रेट्स लेने पड़ते हैं। देन आता है आपका कि 66% इज़ टाइड एंड रिमेनिंग 34% इज़ अनटाइड एड। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट सर्विसिंग। Foreign loans give rise to the problem of debt servicing. It implies repayment of the principal and payment of interest at the expiry of debt period. The burden of debt servicing on Indian economy has been rising. Increased burden of debt servicing has an adverse effect of long-term balance of payment problem. अब आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बैरियर्स ऑब्स्टेकल इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया। कि इंडिया में जो फॉरेन की कैपिटल आ रही है उनमें क्या क्या बैरियर्स है। लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट। इन इंडिया देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्करेज लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। Political stable is the main cause of frequent changes in the economic policy. Lack of stable economic policy create atmosphere of uncertainty. क्योंकि अगर पॉलिसी एक जैसी रहेगी तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। Poor rank in ease of doing business. In India, regulatory environment for starting and operating business unit is not conducive. The procedure of obtaining license, enforcing contracts, obtaining credit, registering property, obtaining environment clearance, procuring electricity, water connection, ये सब बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड है। 2019 में जो हमारा रैंक था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 63 इन द वर्ल्ड था और लास्ट फ्यू ईयर ये रैंक जो है बहुत ही पुअर हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री हुज रैंक इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ गुड। कि फ़ॉरेन के इन्वेस्टर उसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिसका रैंक अच्छा था। China rank is ease of doing business was 31 in the world, which is far better than
दैट ऑफ इंडिया। उसके बाद कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स। इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर वेरी वीक इन कंपैरिजन टू अदर emerging इकोनॉमी। फॉरेन इन्वेस्टर हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया स्टिल लैक इन मॉडर्न पोर्ट, मतलब बहुत सारी कमी होने की वजह से जो फॉरेन की कंट्री है, करेंसी है, कंपनी है, वो नहीं इंडिया पे पैसा लगाना चाहती है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर। सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया आर इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म। सम कम्युनल राइट्स ऑल्सो डैमेज द इमेज ऑफ आवर कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टर्स hesitate to invest in nation where law and order situation is very poor. Corruption problem. The problem of corruption is deep rooted in India. Although the enacted of RTI Act has increased transparency in the functioning of the government department, but still India's rank is global corruption perception index is very poor. Bureaucratic hurdles. The liberalize the inflow of foreign investment. Government abolished Foreign Investment Promotion Board. The task of allowing foreign investment has been assigned to concerned government department and ministry, but there is lack of uniformity in functioning of various government department. The speed of file movement in some government department is excessively very slow. Complex legislative framework तैयार किया जाता है। In India regulatory framework is very complex and rigid. Government has framed many legislation for regulating various aspects of business. For example, there are many labor legislation, Industrial Dispute Act, Workmen Compensation Act, Minimum Wage Rate Act, Payment of Bonus Act, Employee State Insurance Act, Employed Provident Fund, Payment of Gratuity, Maternity Benefit Act, Factory Child Labor, etc. Similarly, there are many legislation for further areas of business also. The complex legislative framework discards the this एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती रहती है, और जो हमारा सोशो कल्चर इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड बना हुआ है, एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म जिसमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है।